श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज 27 जनवरी 2026 है और हम द हिंदू अखबार का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल। तो चलिए हमेशा की तरह आज के मैप क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। हाय जरूर। आज का सवाल है, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ स्थित है? वेयर इज गल्फ ऑफ अकाबा लोकेटेड? बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है ये आजकल की खबरों के हिसाब से। जी हाँ, तो इसे मैप पर ढूंढें और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। लिखने से आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। बिल्कुल सही। तो आज हम यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और ये चारों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, पहला 77वें गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल। दूसरा, यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर जो कानूनी चुनौती दी गई है। तीसरा, 16वीं जनगणना में जातिगत गणना की जो मेथोडोलॉजी है उस पर अभी भी जो एक अनिश्चितता बनी है। और चौथा, ग्रामीण रोजगार पर एक बहुत बड़ी बहस, MGNRGA बनाम बीबी ग्राम एक्ट। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कल देश ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस साल की थीम बहुत खास थी, वंदे मातरम के 150 साल। हाँ, और इसे एक कर्तव्य पथ पर झांकियों और कलाकृतियों के जरिए बहुत ही शानदार ढंग से दिखाया गया। बिल्कुल। यूपीएससी के लिहाज से इसके ऐतिहासिक पहलू जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। ये मूल रूप से संस्कृत मिश्रित बंगाली भाषा में लिखा गया था। और ये उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, है ना? हाँ, लेकिन उससे भी पहले ये बंगदर्शन नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ में ये बाद में शामिल किया गया। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है। जी, और जो ऐतिहासिक क्षण थे, इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया और एक राजनीतिक नारे के रूप में। वो 7 अगस्त 1905 को जब बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन हो रहा था और आखिरकार 1950 में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया। और कल कर्तव्य पथ पर झांकियां भी इसी थीम को आगे बढ़ा रही थी। हाँ बिल्कुल। जैसे जो संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी थी, उसमें गीत की पूरी पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई गई, जिसमें सभी 6 मूल स्टैंजास थे। अच्छा, पूरे 6 छंद? जी। और उसमें बंकिम चंद्र को गीत की रचना करते हुए, विष्णुपांत पगनीस को इसे रिकॉर्ड करते हुए और स्वतंत्रता सेनानियों को भारत माता की पृष्ठभूमि में दिखाया गया था। और भी झांकियां थी शायद? हाँ, पश्चिम बंगाल की झांकी में भी बंकिम चंद्र की मूर्ति थी और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की जो झांकी थी उसमें एक जलती हुई मशाल थी, बर्निंग टॉर्च। हाँ, जो इस बात का प्रतीक थी कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह था। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे रचना का वर्ष, उपन्यास का नाम और पहली बार कब गाया गया। बिल्कुल। और मेंस में GS पेपर 1 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और गीतों की भूमिका पर सीधा सवाल आ सकता है। चलिए अब दूसरे विषय पर आते हैं। शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 पर विवाद खड़ा हो गया है और इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ये मामला है क्या? ये एक कह सकते हैं कि काफी जटिल मामला है। इसके कई पहलू हैं। विवाद का जो मुख्य बिंदु है वो जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर है। परिभाषा? जी। नए नियमों में इसकी परिभाषा को SC, ST और OBC समुदायों के सदस्यों के खिलाफ केवल जाति या जनजाति के आधार पर हुए भेदभाव तक ही सीमित रखा गया है। एक मिनट, केवल जाति या जनजाति के आधार पर? तो आलोचकों का क्या कहना है इस पर? आलोचकों का यही कहना है कि ये परिभाषा सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के छात्रों को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर कर देती है। अच्छा, और एक और मुद्दा है शायद, झूठी शिकायतों वाला? हाँ, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। 2025 का जो ड्राफ्ट था उसमें झूठी शिकायतों के लिए सजा का प्रावधान था, जिसे 2026 के अंतिम नियमों से हटा दिया गया है। तो इससे क्या दिक्कत है? देखिए, विरोधियों का तर्क है कि इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ एक तरह का प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट बन सकता है, दोष की पूर्व धारणा। बिल्कुल। और इसी आधार पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कई छात्र संघ और राजनेता भी इसका विरोध कर रहे हैं।
तो एक तरफ तो ये चिंता है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई दूसरा पक्ष भी है? हाँ, एक दूसरा पक्ष भी है और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ एंटी कास्ट एक्टिविस्ट का मानना है कि ये नियम SC, ST, OBC छात्रों को भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। अच्छा, वो क्यों? उनका तर्क है कि एडमिशन, इंटरव्यू और ओरल एग्जाम्स जैसी प्रक्रियाओं में जो स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, मतलब भेदभाव के जो सूक्ष्म तरीके हैं, उनका जिक्र इन नियमों में साफ-साफ नहीं है। तो मतलब ये नियम एक तरफ से जरूरत से ज्यादा और दूसरी तरफ से जरूरत से कम माने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी मुद्दे पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों को काला कानून बताते हुए और ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार की आशंका जताते हुए अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी, तो UPSC GS पेपर 2 के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सरकारी नीतियों, शिक्षा में समानता, इक्विटी इन एजुकेशन और समाज के वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत आता है। और इसमें दोनों पक्षों के तर्कों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, अब अगली खबर पर चलते हैं, जो भारत की 16वीं जनगणना से जुड़ी है। इसे 2027 में होना बताया जा रहा है और इसमें जातिगत गणना, कास्ट एन्यूमरेशन को लेकर जो मेथोडोलॉजी है वो अभी तक तय नहीं हुई है। हाँ, और ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होगी जिसमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के अलावा अन्य जातियों की भी गिनती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जिसे HLO कहते हैं। ये अप्रैल से सितंबर 2026 में होगा। और दूसरा चरण होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी PE, जो फरवरी 2027 में होगा। जाति की गिनती इसी दूसरे चरण में की जाएगी। तो अगर जाति की गिनती दूसरे चरण में होनी है तो विवाद अभी से क्यों शुरू हो गया है? विवाद पहले चरण HLO के लिए जारी प्रश्नावली क्वेश्चनर को लेकर है। उसमें सवाल नंबर 12 है, क्या घर का मुखिया SC, ST अन्य? अच्छा, तो पूरा विवाद इस अन्य या अदर्स शब्द पर है। जी, विपक्षी दलों का कहना है कि इसमें OBC या सामान्य वर्ग का साफ-साफ उल्लेख न होना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। तो सरकार या अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? अधिकारियों के अनुसार जाति गणना की जो अंतिम प्रश्नावली है वो सितंबर तक ही सामने आएगी। और ये जो अन्य कॉलम है, इसमें क्या होगा? मतलब क्या ये केंद्र और राज्य की OBC सूचियों का मिश्रण होगा या अनारक्षित जातियों की सूची होगी? ये सब अभी तय होना बाकी है। 2011 में भी तो एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उससे ये कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। SECC 2011 जो था वो जनगणना के दायरे से बाहर किया गया था। इस बार इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग यानी वैधानिक समर्थन मिलेगा। तो इसका डेटा ज्यादा आधिकारिक होगा? हाँ, बिल्कुल। और एक और खास बात, ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें नागरिक एक पोर्टल के माध्यम से सेल्फ एन्यूमरेट भी कर सकेंगे। तो UPSC के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ज्यादा। GS पेपर 2 गवर्नेंस में जनगणना प्रक्रिया, जातिगत डेटा का सामाजिक आर्थिक नीतियों पर प्रभाव और इससे जुड़ी राजनीति पर सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब आज के आखिरी विषय पर आते हैं। ये ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना MGNREGA से जुड़ा है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बहस है। सरकार MGNREGA को एक नए कानून, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट या VB ग्राम एक्ट से बदलने पर विचार कर रही है। तो पहले सरकार के पक्ष को समझते हैं, वो ये बदलाव क्यों लाना चाहती है? सरकार के 3 मुख्य तर्क हैं। पहला, ये काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार करता है। ये तो अच्छा है। दूसरा, ये डिमांड ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय नॉर्मेटिव फंडिंग का मॉडल अपनाएगा, जिससे राज्यों के बीच फंड का अधिक समान वितरण होगा। और तीसरा, उन्नत डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये सरकार के तर्क हैं। सुनने में तो ये तर्क काफी मजबूत लगते हैं, तो फिर इसकी इतनी आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि अखबार का संपादकीय एडिटोरियल इन तर्कों का एक-एक कर खंडन करता है। आलोचना का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इसका स्विच ऑफ प्रोविजन। स्विच ऑफ प्रोविजन, ये क्या है? एक्ट में एक प्रावधान है जो केंद्र सरकार को ये तय करने का अधिकार देता है कि ये गारंटी किन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी और किन में नहीं। क्या मतलब ये गारंटी ही नहीं रही? प्रिसाइजली, ये गारंटी के मूल विचार को ही खत्म कर देता है। ये एक कानूनी अधिकार से एक सरकारी योजना बन जाती है। और ये नॉर्मेटिव फंडिंग वाली बात? आलोचकों का कहना है कि नॉर्मेटिव फंडिंग असल में डिमांड ड्रिवन
अधिकार आधारित दृष्टिकोण को समाप्त कर देगा। ये राज्यों के लिए एक बजट कैप, एक बजट सीमा बन जाएगा। मतलब अगर मांग ज्यादा है लेकिन बजट में पैसा नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जबकि MGNREGA का मूल सिद्धांत है कि काम मांगना आपका अधिकार है और सरकार को काम देना ही होगा। और डिजिटल तकनीक पर क्या कहना है आलोचकों का? उनका कहना है कि ये तकनीक पर एक अंधविश्वास है। MGNREGA में तकनीक का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। तकनीकी खामियों ने कई बार भ्रष्टाचार को कम करने के बजाय बढ़ाया है। तो फिर इसमें नया क्या है? यही तो संपादकीय का आखिरी बिंदु है। साप्ताहिक मजदूरी भुगतान और सोशल ऑडिट जैसे कई प्रावधान तो सीधे सीधे MGNREGA से कॉपी किए गए हैं। तो संक्षेप में आलोचकों का मानना है कि ये नया एक्ट श्रमिकों के अधिकार आधारित रोजगार गारंटी को कमजोर करके इसे एक सामान्य सरकारी योजना में बदल देगा। हाँ, जिसका मुख्य उद्देश्य शायद सिर्फ क्रेडिट लेना है। UPSC GS पेपर 2 कल्याणकारी योजनाएं और GS पेपर 3 रोजगार के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है, जहां नीतिगत बदलावों का एक क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। बिल्कुल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े 4 बहुत ज़रूरी विषयों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम बात करेंगे भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, फिर समझेंगे कि भारत ने UN कन्वेंशन से खुद को बाहर क्यों रखा। इसके बाद हम चीन के नए एंटार्कटिक लॉ के बारे में जानेंगे और अंत में कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये चारों टॉपिक्स ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं है, ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोर मुद्दे हैं। और आज की चर्चा का मकसद इन घटनाओं के पीछे की रणनीति, मतलब भारत के हितों और ग्लोबल ऑर्डर पर इनके असर को समझना होगा, ठीक वैसे ही जैसे मेंस की आंसर राइटिंग में जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन के बड़े नेता शामिल हुए और ऐसा लग रहा है कि लगभग ये तय हो गया है कि बातचीत पूरी हो चुकी है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भी इसकी पुष्टि की है। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब लगभग 2 दशकों से इस पे बात चल रही थी। हाँ, 2 दशक। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये समझौता सिर्फ एक व्यापारिक समझौता, मतलब एक ट्रेड डील नहीं है। इसके साथ एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप भी है, एनर्जी कॉर्पोरेशन है और एक मोबिलिटी एग्रीमेंट भी शामिल है। UPSC के नजरिए से देखें तो ये भारत की विदेश नीति में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को दिखाता है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कैसे? देखिए, इसमें इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट तीनों को एक साथ साधा जा रहा है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। स्रोत बताते हैं कि बातचीत शुक्रवार को ही पूरी हो गई थी और शनिवार को दोनों पक्षों ने मंजूरी भी दे दी। अब बस लीगल स्क्रबिंग बाकी है। यूरोप कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन ने कहा, एक सफल भारत दुनिया को और स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये आज की जियोपॉलिटिक्स को दिखाता है। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स जरूरी हैं, जैसे ये बातचीत 2007 में शुरू हुई थी और 2014 से 2022 तक रुकी रही। लेकिन मेंस के लिए इसका महत्व समझना जरूरी है। भारत और EU दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और ये FTA एक नए ग्लोबल ऑर्डर को आकार देने की उनकी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है। और इससे हमारा बायलैटरल ट्रेड भी तो बढ़ेगा, जो पहले ही 136 बिलियन पार कर चुका है। हाँ, और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये दुनिया के सबसे बड़े बायलैटरल डील्स में से एक होगा। इसमें एक और बात है कि जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जैसे यूरोप के सेंसिटिव कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स, उन्हें फिलहाल अलग रख दिया गया है। हाँ, और यही UPSC में लिखने के लिए एक की पॉइंट है। अच्छा। इसे कहते हैं प्रैग्मैटिक डिप्लोमेसी या इश्यू बेस्ड कन्वर्जेंस। इसका मतलब है कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे मोटे मतभेदों को किनारे रखकर आगे बढ़ना। ये FTA भारत को यूरोपियन मार्केट तक बेहतर पहुंच देगा और चीन पर निर्भरता कम करने में दोनों पक्षों की मदद करेगा। ठीक है, तो एक तरफ हम EU के साथ इतने बड़े समझौते पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ एक और दिलचस्प घटना हुई। UN ने हाल ही में कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम पर हस्ताक्षर के लिए एक समारोह आयोजित किया, लेकिन भारत ने साइन नहीं किया। अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे बड़े देश भी इससे बाहर रहे। ये थोड़ा अजीब नहीं है, जबकि साइबर क्राइम इतनी बड़ी समस्या है। ये ग्लोबल गवर्नेंस में बढ़ते मतभेदों को दिखाता है। देखिए, इस कन्वेंशन का प्रस्ताव 2017 में रूस ने रखा था और रूस चीन ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया। इससे पहले 2001 की बुडापेस्ट कन्वेंशन थी, जो एक यूरोपियन एफर्ट था और उसमें रूस या चीन शामिल नहीं थे।
हाँ, और भारत भी बुदापेस्ट कन्वेंशन से बाहर था क्योंकि वो नॉन इंक्लूसिव थी। सही कहा। तो ये नई यूएन कन्वेंशन तो सबके लिए खुली थी, फिर भारत क्यों बाहर रहा? स्रोत बताते हैं कि भारत ने बातचीत में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था, हिस्सा लिया था, बिल्कुल। लेकिन भारत के प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया। जैसे भारत अपने नागरिकों के डेटा पर ज्यादा इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल बनाए रखना चाहता था। यही क्रक्स है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डेटा सॉवरेनिटी को लेकर बहुत सजग है। डेटा सॉवरेनिटी। हाँ, इस कन्वेंशन में साइबर क्राइम की परिभाषा बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा, मतलब अस्पष्ट है। इससे ह्यूमन राइट्स के हनन का खतरा है। दूसरा, इसमें जुडिशियल रिव्यू जैसी जरूरी प्रक्रियाएं सदस्य देशों के घरेलू कानूनों पर छोड़ दी गई हैं। इससे इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। अच्छा। स्रोत में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पॉलीसेंट्रिसिज्म। इसका क्या मतलब है? ये अच्छा सवाल है। इसका मतलब है एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था जहां मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद सिर्फ बड़े सिद्धांतों तक सीमित रह गया है। असली काम अब छोटे प्लूरिलैटरल या बायलैटरल ग्रुप्स में हो रहा है। मतलब यूएन जैसी संस्थाएं कमजोर हो रही? एक तरह से हाँ। साइबर क्राइम, डेटा फ्लो जैसे मुद्दों पर कोई एक वैश्विक कानून बनाना अब मुश्किल हो रहा है। भारत को इस पॉलीसेंट्रिक दुनिया में नेविगेट करने के लिए अपनी टेक्निकल और डिप्लोमेटिक कैपेसिटी को और मजबूत करना होगा। ये ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस का एक बड़ा उदाहरण है। अच्छा, तो अब चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर। चीन ने वहां अपनी गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून, एंटार्कटिक एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ का ड्राफ्ट पेश किया है। सुनने में तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम लगता है। हाँ, सतह पर तो यही लगता है। इस कानून में 7 चैप्टर्स और 57 आर्टिकल्स हैं। ये एंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के तहत शांतिपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है। इसमें सैन्य गतिविधियों पर रोक है और खनिज संसाधनों के खनन पर भी प्रतिबंध है। सिवाय वैज्ञानिक शोध के। हाँ, सिवाय साइंटिफिक रिसर्च के। लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को समझना जरूरी है। वो क्या है? स्रोत के अनुसार चीन के वहां पहले से ही 5 रिसर्च स्टेशन हैं: ग्रेट वॉल, ओंगशेन, ताइशान, कुनलुन और चिनलिंग। उसके पास श्वीलोंग और श्वीलोंग 2 जैसे एडवांस्ड पोलर आइस ब्रेकर्स भी हैं। बिल्कुल। चीन का लक्ष्य अब अंटार्कटिका में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट बने रहने का नहीं, बल्कि एक रूल शेपिंग एक्टर बनने का है। यह कानून उसकी बढ़ती मौजूदगी को फॉर्मलाइज और स्ट्रेंथन करने का एक कदम है। रूल शेपिंग एक्टर। हाँ, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पोल्स का हिस्सा है। अंटार्कटिका सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के संसाधनों, शिपिंग रूट्स और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के लिए भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चीन का यह कदम दिखाता है कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बना रहा है, भले ही वो अभी टेरिटोरियल क्लेम्स ना कर रहा हो। और आखिर में एक सकारात्मक खबर भारत कनाडा संबंधों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि उनके प्रेडिसेसर जस्टिन ट्रूडो के समय सिख अलगाववादी नेता की हत्या के मामले पर दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। बिल्कुल। यह भारत की एक और डिप्लोमेटिक सक्सेस को दर्शाता है। मार्क कार्नी अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कनाडा के अलायंसेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डावोस में उनकी भाषण की भी काफी चर्चा हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि ओल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया है। तो इस दौरे से क्या उम्मीद करें? भारत के हाई कमिश्नर टू कनाडा दिनेश पटनायक के अनुसार यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं। हाँ, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ध्यान देने वाली बात है। भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी में कनाडा एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी और हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा पर भी बात आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। औपचारिक बातचीत मार्च में शुरू हो सकती है। ये दौरा रिश्तों को रीसेट करने का एक अवसर है। ये दिखाता है कि कैसे नेशनल इंटरेस्ट्स के आधार पर देश तनावपूर्ण मुद्दों से आगे बढ़कर सहयोग के नए रास्ते तलाशते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत EU FTA एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है, और कैसे साइबर क्राइम पर वैश्विक सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। चीन अंटार्कटिका में अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को एक लीगल फ्रेमवर्क दे रहा है, और कैसे कनाडा के साथ भारत अपने रिश्ते सुधार रहा है।
आज हम इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से जुड़े 4 अहम टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारत के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर बात करेंगे, जहां आरबीआई ने कुछ राज्यों के बूढ़े होने की चेतावनी दी है। फिर चुनावी राज्यों की वित्तीय समझदारी या फिस्कल प्रूडेंस पर। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर अमेरिका के बाहर निकलने का क्या असर होगा, ये देखेंगे। और आखिर में क्लाइमेट चेंज की बातचीत में भाषा का गैप कैसे एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यह जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि यह यूपीएससी के लिहाज से क्यों जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं उस टॉपिक से जिसकी चर्चा हर जगह है, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम हमेशा अपनी युवा आबादी को एक बड़ी ताकत मानते आए हैं, लेकिन आरबीआई की एक नई रिपोर्ट रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरा भारत एक साथ जवान नहीं है और ना ही एक साथ बूढ़ा होगा। ये ट्रांजिशन बहुत ही असमान है। रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। एक तरफ 2036 तक केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य एजिंग स्टेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। एजिंग स्टेट्स मतलब वहां की 20-22% से ज्यादा आबादी 60 साल से ऊपर की होगी? बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य, जहां काम करने वाली उम्र की आबादी यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन 2031 के बाद भी बढ़ती रहेगी। तो भारत में एक ही समय पर 2 अलग-अलग डेमोग्राफिक सच्चाइयां मौजूद होंगी। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जिन दक्षिणी राज्यों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बेहतर हैं, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया, अब उन्हीं के सामने बूढ़े होने की चुनौती है। रिपोर्ट में एक डबल वैमी यानी दोहरी मार की बात की गई है। ये क्या है? और यही इस मुद्दे का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, खासकर गवर्नेंस और फिस्कल फेडरलिज्म के नजरिए से। पहली मार तो ये है कि फाइनेंस कमीशन, जो केंद्र के टैक्स का राज्यों में बंटवारा करता है, हाँ, उसके फॉर्मूले में जनसंख्या को काफी वजन दिया जाता है। तो कम होती आबादी का मतलब है कि इन दक्षिणी राज्यों को भविष्य में सेंट्रल टैक्स का कम हिस्सा मिलेगा। और दूसरी मार? दूसरी और शायद उससे भी बड़ी मार है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की, यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर फिर से तय करने की प्रक्रिया। एग्जैक्टली। जब ये होगा तो ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और दक्षिणी राज्यों का घट सकता है। तो सोचिए, जो राज्य देश के जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, उन्हें ही पैसा कम मिलेगा और संसद में उनकी आवाज भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये फिस्कल फेडरलिज्म का एक क्लासिक केस स्टडी है। ये तो वाकई एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। युवा राज्य जैसे यूपी, बिहार, उनके लिए तो यह एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, है ना? सिद्धांतिक रूप से तो हाँ, पर रिपोर्ट यहां भी कुछ चेतावनियां देती है। पहली, इन राज्यों में शिक्षा पर खर्च या तो स्थिर है या घट रहा है। अच्छा। तो अगर आप अपनी युवा आबादी को सही स्किल्स नहीं दे रहे हैं, तो वो डिविडेंड की जगह लायबिलिटी बन सकती है। और दूसरी चुनौती भविष्य की है। हम ऑटोमेशन और एआई के युग की बात कर रहे हैं। ऐसे में आरबीआई का लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ावा देने का सुझाव शायद भविष्य के लिए काफी न हो। ये जॉबलेस ग्रोथ की समस्या से जुड़ता है। और रिपोर्ट में एक बहुत ही मानवीय पहलू भी उठाया गया है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। आरबीआई का फोकस है वर्कफोर्स पॉलिसी पर, लेकिन ये पॉलिसी उन करोड़ों बुजुर्ग महिलाओं के बारे में खामोश है जो कभी फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा ही नहीं रही। सही बात है। उन्होंने जिंदगी भर घर और परिवार के लिए काम किया, लेकिन उनके पास कोई पेंशन या सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जब हम एजिंग की बात करते हैं तो हमें इस जेंडर डायमेंशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जीएस पेपर 1 के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय का एंगल है। बिल्कुल, और इसका समाधान सिर्फ पेंशन नहीं, बल्कि पब्लिक फंडेड जीरियाट्रिक केयर यानी सरकार द्वारा वित्त पोषित बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था में है। तो एक तरफ ये डेमोग्राफिक दबाव है। अब सवाल ये है कि चुनाव के साल में ये राज्य अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे कर रहे हैं। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि सरकारें खूब खर्च करती हैं। हाँ, यही कन्वेंशनल विजडम है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट इस धारणा को चुनौती देती है। 2026 में जिन राज्यों में चुनाव हैं, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, उन्होंने फिस्कल प्रूडेंस यानी वित्तीय समझदारी दिखाई है। अच्छा, कैसे? आंकड़े बताते हैं कि 2021 से इन राज्यों ने अपनी कुल देनदारियों को जीएसडीपी के अनुपात में लगातार कम किया है। जैसे पश्चिम बंगाल ने 4.7% और केरला ने 4.8% की कमी की है। लेकिन एक मिनट,
यहाँ एक सवाल है। आंकड़े तो ये भी दिखाते हैं कि इन सभी राज्यों का डेट टू जीएसडीपी अनुपात एफआरबीएम एक्ट की 20% की सीमा से बहुत ऊपर है। तो क्या ये कर्ज कम करने की कोशिश बहुत कम, बहुत देर से वाली बात नहीं है? एक बहुत जायज सवाल है और यहीं पर हमें आंकड़ों की गहराई में जाना होगा। पहली बात, ये सरकारें कोविड लॉकडाउन के ठीक बाद बनी थीं। जब प्राथमिकताएं अलग थीं। बिल्कुल। अर्थव्यवस्थाएं बंद थीं, रेवेन्यू घट गया था और हेल्थ पर खर्च बढ़ गया था। उस मुश्किल दौर से निकलते हुए कर्ज के अनुपात को कम करना ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, हमें एब्सोल्यूट डेट नंबर्स यानी कर्ज की कुल रकम की बजाय डेट टू जीएसटीपी रेशियो पर ध्यान देना चाहिए। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब एक राज्य अपना कर्ज बढ़ाता रह सकता है जब तक कि उसकी इकोनॉमी और तेजी से बढ़ रही हो। ये जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यही मॉडर्न इकोनॉमी का सच है। अगर आपका जीएसडीपी 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है और आपका कर्ज सिर्फ 7% की रफ्तार से, तो अनुपात में आपका कर्ज कम हो रहा है। और ये विषय वापस हमारे पहले टॉपिक डेमोग्राफिक से कैसे जुड़ता है? ये सीधे तौर पर जुड़ता है। आरबीआई साफ कहती है कि वन साइज फिट्स ऑल फिस्कल पॉलिसी काम नहीं कर सकती। एक एजिंग स्टेट जैसे केरल को हेल्थ केयर और पेंशन पर भारी निवेश करना होगा, और यूथफुल स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश को उन्हें अपनी सारी ताकत एजुकेशन, स्किलिंग और जॉब क्रिएशन में लगानी होगी। दोनों की वित्तीय प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। तो ये तो हुई राज्यों के अंदर की वित्तीय खींचतान की बात। लेकिन अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। यहाँ भी भारत के लीडरशिप का एक बड़ा इम्तिहान चल रहा है, खासकर क्लाइमेट चेंज के मोर्चे पर। और यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए की कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का ऐलान किया है और इसमें भारत की अगुवाई वाला आईएसए भी शामिल है। ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? पहली नज़र में ये एक बहुत बड़ी खबर लगती है। आईएसए भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक चमकता हुआ सितारा है, जिसका मुख्यालय भी भारत में है। तो अमेरिका जैसे सुपर पावर का इससे बाहर निकलना निश्चित रूप से एक झटका है। लेकिन जब हम इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। अच्छा। सबसे पहले वित्तीय प्रभाव को देखिए, जो लगभग न के बराबर है। अमेरिका का योगदान आईएसए के कुल फंड का सिर्फ 1% था, यानी लगभग $2.1 मिलियन। सिर्फ 1%? तो मतलब आईएसए के रोजमर्रा के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियली बड़ा झटका नहीं है, पर क्या इससे भारत के अपने सोलर टारगेट्स पर कोई असर पड़ेगा? हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के घरेलू सोलर उद्योग पर इसका कोई खास असर नहीं है। हमारी अपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2025 के अंत तक 144 गीगावाट तक पहुंच गई है। और हम पैनल्स के लिए अमेरिका पर निर्भर तो है नहीं? नहीं, हम सबसे ज्यादा पैनल्स चीन से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए न तो हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ेगी और न ही बिजली के दाम। तो फिर असल खतरा कहाँ है? If it's not about money or domestic production, what's the real risk? What's fascinating here is, असल जोखिम भारत के बाहर है। आईएसए का मुख्य उद्देश्य भारत में सोलर एनर्जी लगाना नहीं, बल्कि अफ्रीका और दूसरे गरीब विकासशील देशों में सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। ये देश सस्ते कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। जब अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था किसी प्रोजेक्ट से हाथ खींचती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स सतर्क हो जाते हैं और प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ सकते हैं। हाँ, फंडिंग जुटाना मुश्किल हो सकता है। मतलब इसका असर भारत पर सीधे नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत की भूमिका पर पड़ेगा। प्रिसाइजली। ये भारत की डिप्लोमेसी और लीडरशिप का इम्तिहान है। अमेरिका के जाने से अब उस खाली जगह को भरने की जिम्मेदारी भारत पर और बढ़ गई है। जैसा कि एक अखबार ने लिखा है, दिस इज नॉट अ शॉक, इट इज अ स्ट्रेस टेस्ट। भारत की लीडरशिप को परखने का एक मौका। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि 2015 के मुकाबले भारत आज इस जिम्मेदारी के लिए कहीं ज्यादा तैयार है। तो सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स क्लाइमेट एक्शन का एक हार्डवेयर वाला पहलू है, टेक्नोलॉजी, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक और पहलू है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है इसका सॉफ्टवेयर, यानी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कैसे करते हैं। और एक हालिया लेख बताता है कि यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती छिपी हो सकती है। लेख की हेडलाइन ही है, इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट गैप कुड बी लैंग्वेज। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत कम ध्यान जाता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। लेख में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है लॉस एंड डैमेज का। यूनाइटेड नेशंस की बातचीत में इसका मतलब है,
क्लाइमेट चेंज से होने वाला वो नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, जैसे किसी द्वीप का डूब जाना, किसी समुदाय की संस्कृति का खत्म हो जाना। लेकिन भारत में जमीनी स्तर पर जब ये शब्द पॉलिसी में उतरता है तो क्या बन जाता है? ये नुकसान आकलन या हानि पूर्ति बनकर रह जाता है। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। बिल्कुल, एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया जिसमें अधिकारी जाकर हिसाब लगाता है कि कितना मुआवजा देना है। भाषा के इस बदलाव से पूरे मुद्दे का मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक अनुवाद की गलती नहीं है, ये एक गवर्नेंस गैप है। जब आप समस्या का नाम ही सही नहीं ले पाते तो उसका सही समाधान कैसे करेंगे? सही बात है। और ये गैप सिर्फ बड़े बड़े शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चेतावनियों में भी दिखता है। बिल्कुल। लेख में कम्युनिकेशन की कुछ आम गलतियों का जिक्र है, जैसे हीटवेव के दौरान ये कहना कि दोपहर 12 से 3 घर के अंदर रहें। ये सलाह एक ऑफिस में काम करने वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन उस दिहाड़ी मजदूर का क्या, जिसका घर ही उस कमाई से चलेगा? ये जमीनी हकीकत से कटी हुई सलाह है। तो इसका समाधान क्या है? अगर टॉप डाउन कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा तो सही तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओडिशा का साइक्लोन मैनेजमेंट मॉडल। ओडिशा की सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आई, ये सालों की मेहनत का नतीजा है, जिसमें सरकारी चेतावनियों और जमीनी स्वयंसेवकों के बीच एक विश्वास का रिश्ता बनाया गया। लेख में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, ट्रस्ट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, विश्वास भी एक तरह का बुनियादी ढांचा है। समाधान ये है कि कम्युनिकेशन को ऊपर से थोपा न जाए, बल्कि उसे फ्रंटलाइन वर्कर्स, पंचायत नेताओं, किसानों के साथ मिलकर तैयार किया जाए। इसे सरल, स्थानीय और मानवीय बनाना होगा। तो आज हमने 4 अहम मुद्दों की गहराई में जाकर समझा: डेमोग्राफिक डिविडेंड के पार जाती भारत की दोहरी चुनौती, राज्यों का वित्तीय अनुशासन, भारत की सोलर डिप्लोमेसी का लचीलापन और क्लाइमेट एक्शन में सही संवाद की अहमियत। और ये सभी मुद्दे एक भविष्य के प्रशासक के लिए गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग की समझ को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। आज हमने चर्चा की कि कैसे लॉस एंड डैमेज जैसे शब्द का स्थानीय अनुवाद पूरी पॉलिसी के इरादे को बदल देता है। आज हम टेक्नोलॉजी के 2 बिल्कुल अलग चेहरों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। एक तरफ वो टेक्नोलॉजी है जो देशों की सीमाओं को, हमारी सुरक्षा को मजबूत करती है, और दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी ज्ञान, हमारी समझ और सच की सीमाओं को ही फिर से बना रही है। जी हाँ, और आज की चर्चा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। हमारे पास जो 4 स्रोत हैं वो सीधे सीधे जनरल स्टडीज पेपर 3 के कोर टॉपिक से जुड़े हैं। तो आज हम सबसे पहले भारत की रक्षा तैयारियों को समझेंगे। इसमें हम ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट को देखेंगे और उसे जोड़ेंगे गणतंत्र दिवस परेड में दिखाए गए हमारे स्वदेशी हथियारों यानी इंडिजिनस वेपनरी से। और फिर दूसरे हिस्से में हम ज्ञान की दुनिया में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई एकेडमिक रिसर्च और विकिपीडिया जैसे नॉलेज प्लेटफॉर्म्स के भविष्य को बदल रहा है। तो चलिए इन स्रोतों में दी गई जानकारी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या खास है। बिल्कुल। चलिए तो शुरुआत भारत की रक्षा क्षमताओं से करते हैं। हमारे सामने स्विट्जरलैंड के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और इसकी हेडलाइन ही काफी दमदार है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्सों पर हवाई श्रेष्ठता यानी एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी। जी हाँ, और ये शब्द एयर सुपीरियॉरिटी ये यूपीएससी मेंस के आंसर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसका सीधा मतलब है कि एक सेना अपने दुश्मन की वायुसेना पर इतना कंट्रोल कर ले कि वो अपने हवाई ऑपरेशंस बिना किसी खास रुकावट के कर सके। एयर सुपीरियॉरिटी ये शब्द सुनने में तो बड़ा हेवी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या हमारे जेट्स कहीं भी कभी भी फ्लाई कर सकते थे पाकिस्तानी एयर स्पेस में और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था? लगभग यही मतलब है। इसे ऐसे समझिए कि आसमान एक चेस बोर्ड है। एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब है कि आपके पास इतने पावरफुल पीसेस हैं और आपने उन्हें ऐसी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर रखा है कि दुश्मन का राजा यानी उनके की एसेट्स हर समय खतरे में हैं और वो अपने पीसेस को खुलकर मूव भी नहीं कर सकता। अच्छा, और ये श्रेष्ठता हमें मिली कैसे? रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, हमारे पास जो ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसी एडवांस क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी मौजूदगी,
और दूसरा कारण जरूर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसका जिक्र तो आजकल हर जगह होता है। बिल्कुल। S-400 ने तो एक गेम चेंजर की भूमिका निभाई। उसने भारत के एयरस्पेस के चारों ओर एक तरह का अदृश्य किला, एन इनविजिबल फोर्ट्रेस बना दिया। एक अदृश्य किला? हाँ, और इस किले की वजह से पाकिस्तान के एवैक्स, जिन्हें हम आसमान में जासूसी करने वाली आंखें कह सकते हैं, उनके लिए खतरा इतना बढ़ गया कि वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब आप दुश्मन की आंखों पर ही पर्दा डाल दें तो उसकी हमला करने की क्षमता अपने आप ही कम हो जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है, पर पाकिस्तान ने इसका कुछ जवाब तो दिया होगा। उन्होंने जवाब देने की पूरी कोशिश की। रिपोर्ट बताती है कि 7 मई की रात को पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड हमला किया। उन्होंने 300 से ज्यादा ड्रोन्स का एक झुंड, ड्रोन स्वॉर्म भेजा। इसमें निगरानी करने वाले ड्रोन से लेकर आत्मघाती ड्रोन्स तक शामिल थे। 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें एक साथ, ये तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इसका नतीजा क्या रहा? यहीं पर भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क की असली ताकत सामने आई। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी टू सैचुरेट अ डिफेंस सिस्टम, मतलब एक साथ इतने हमले करो कि डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से व्यस्त हो जाए और कोई न कोई मिसाइल अपना टारगेट भेज दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। ज्यादातर आने वाले खतरों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया। ये दिखाता है कि हमारी तैयारी सिर्फ हमला करने की नहीं, बल्कि एक बड़े हमले को झेलने और उसे नाकाम करने की भी है। तो ये तो हुई बैटलफील्ड की बात, लेकिन जो हथियार हमने हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में देखे, जैसे अर्जुन मेन बैटल टैंक और सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, वो इस पूरे पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और दोनों बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो परेड में दिखता है वो असल में बैटलफील्ड की तैयारी का ही एक रिफ्लेक्शन है। इस साल की परेड का सेंट्रल थीम ही आत्मनिर्भर भारत था। अर्जुन MBT हो, सूर्य शस्त्र रॉकेट लॉन्चर हो, या नौसेना की झांकी में दिखाए गए INS विक्रांत और INS उदयगिरी, ये सिर्फ हथियार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बने रहने की बजाय एक मेजर आर्म्स प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। मतलब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहे, बल्कि उसे बना भी रहे हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे है। ये डिटरेंस यानी दुश्मन को डराकर रखने की नीति से डोमिनेंस यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की ओर एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, और इस डोमिनेंस की नींव स्वदेशी तकनीक पर रखी जा रही है। अच्छा। GS पेपर 3 में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर अक्सर सीधा सवाल आता है। वहां आप इन हथियारों के नाम जैसे अर्जुन MBT, INS विक्रांत, इन्हें एज एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। इससे आपका जवाब ज्यादा मजबूत लगता है। तो साफ है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की रणनीति अब बदल रही है। चलिए अब गियर्स बदलते हैं। डिफेंस टेक से हटकर अब ज्ञान की दुनिया में चलते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक दो-धारी तलवार बनकर उभर रहा है। हमारे पास एक सोर्स है जो एकेडमिक पब्लिशिंग मतलब अकादमिक शोध की दुनिया में AI के बढ़ते दखल पर बात करता है, और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या का जिक्र है, रिव्यूअर बर्नआउट। हाँ, और ये समस्या बहुत बहुत सीरियस है। होता यह है कि जब कोई वैज्ञानिक एक रिसर्च पेपर लिखता है तो उसे छापने से पहले उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट उसे चेक करते हैं। इसी को पीयर रिव्यू कहते हैं, है ना? जी हाँ, और ये साइंटिफिक नॉलेज की क्वालिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि रिसर्च पेपर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन रिव्यूअर्स पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बोझ कितना ज्यादा? सोर्स में एक आंकड़ा दिया है जो वाकई हैरान करने वाला है। 2020 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पीयर रिव्यू करने में लगभग 130 मिलियन घंटे खर्च किए। 130 मिलियन घंटे? हाँ, जो करीब 15,000 साल के बराबर है। 15,000 साल? ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है। मतलब हमारे वैज्ञानिक नई रिसर्च करने से ज्यादा दूसरों की रिसर्च चेक करने में ही अपना समय लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही लगता है। और इसी रिव्यूअर बर्नआउट से निपटने के लिए जो बड़े एकेडमिक पब्लिशर्स हैं, वो अब मदद के लिए AI की तरफ देख रहे हैं। हाँ, फायदे तो हैं। AI बहुत तेजी से प्लेजरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी का पता लगा सकता है। वो टेक्स्ट में समानता, इमेज मैनिपुलेशन और यहाँ तक कि डेटा फैब्रिकेशन को भी पकड़ सकता है। लेकिन अगर AI इतना ही स्मार्ट है तो प्रॉब्लम क्या है? हम पूरा रिव्यू प्रोसेस AI को ही क्यों नहीं दे देते? यहीं पर इस दो-धारी तलवार की दूसरी खतरनाक धार सामने आती है। सोर्स में साफ लिखा है कि AI तथ्यों यानी फैक्ट्स के मामले में बहुत खराब हो सकता है। मतलब? वो कभी-कभी ऐसे रेफरेंसेस या साइटेशंस बना देता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस फिनोमेनॉन को AI हैलुसिनेशन कहते हैं। AI हैलुसिनेशन? हाँ,
तो सोचिए, अगर एक एआई रिव्यूअर किसी पेपर को पास कर दे जिसमें झूठे रेफरेंसेस हों, तो गलत जानकारी फैलने का खतरा कितना बढ़ जाएगा। ये तो विज्ञान की नींव पर ही हमला है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान रिजेक्शन में नहीं, बल्कि सही रोल में है। सोर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, द की इज ऑगमेंटेशन नॉट रिप्लेसमेंट। मतलब एआई का काम इंसान की मदद करना है, उसकी जगह लेना नहीं। एग्जैक्टली। उसे हमें एक असिस्टेंट बनाना है, बॉस नहीं। वो स्पेलिंग चेक कर सकता है, प्लेजरिज्म पकड़ सकता है, पर वो ये नहीं जज कर सकता कि पेपर में जो आइडिया है वो कितना नया या महत्वपूर्ण है। उसके लिए तो ह्यूमन इंटेलेक्ट की जरूरत हमेशा रहेगी। और ये बात यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत रेलेवेंट लगती है। बहुत ज्यादा। जीएस पेपर 3 में एआई के एप्लीकेशंस पर सवाल आते हैं, और ऐसे पेपर में एआई, बून और बेन या एथिक्स ऑफ एआई जैसे टॉपिक्स तो टीवान हैं। आप अपने आंसर में पीयर रिव्यू का ये उदाहरण देकर बता सकते हैं कि एआई कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही मिसइन्फॉर्मेशन और बायस जैसे खतरे भी पैदा करता है। एआई की फैक्ट्स के साथ इसी प्रॉब्लम की बात विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स भी करते हैं। विकिपीडिया ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए हैं, और अब कई लोग सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई मॉडल्स के आने के बाद विकिपीडिया का क्या होगा? क्या वो अप्रासंगिक यानी रिडंडेंट हो जाएगा? ये आज के डिजिटल एज का सबसे बड़ा सवाल है। जब एआई आपको किसी भी सवाल का जवाब एक पैराग्राफ में दे सकता है, तो कोई विकिपीडिया के लंबे लंबे आर्टिकल्स क्यों पढ़ेगा? लेकिन जिमी वेल्स इसको लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, द वर्ल्ड इज बेटर ऑफ विद एआई रीडिंग विकिपीडिया, इमेजिन इफ इट ट्रेन्ड ओनली ऑन एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि एआई खुद से कुछ नहीं जानता। वो जिस डेटा पर ट्रेन होता है उसी से सीखता है। अगर एआई को सिर्फ एक्स यानी पहले जो ट्विटर था जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेन किया जाए, जहां मिस इन्फॉर्मेशन और बायस्ड ओपिनियंस भरे पड़े हैं, तो एआई भी वैसा ही बन जाएगा। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हजारों वॉलंटियर एडिटर्स हर जानकारी के सोर्स को चेक करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक्स की तुलना में कहीं ज्यादा रिलायबल है। तो वेल्स का पॉइंट यह है कि एआई के लिए विकिपीडिया एक स्ट्रक्चर्ड और ह्यूमन वेरिफाइड नॉलेज बेस का काम करता है। ये तो बिल्कुल उल्टा है जैसा लोगों ने सोचा था। लोग सोचते थे कि एआई आएगा और विकिपीडिया को खत्म कर देगा, पर यहाँ तो विकिपीडिया ही एआई को सुधारने का काम कर रहा है। बिल्कुल। और वेल्स एआई के बारे में एक और मजेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं कि 30 साल पहले लोग सोचते थे कि एआई बहुत फैक्चुअल होगा, पर क्रिएटिव नहीं होगा। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, एआई कमाल की क्रिएटिव इमेजेस बना सकता है, पर फैक्ट्स के मामले में, जैसा हमने पीयर रिव्यू में देखा, वो गड़बड़ कर देता है। विकिपीडिया की ताकत उसका समुदाय, इट्स कम्युनिटी है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसमें क्या सबक है? उनके लिए यहाँ एक बहुत गहरा सबक है, स्पेशली फॉर जीएस पेपर 4 एथिक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्स वेरिफिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एआई आपको इन्फॉर्मेशन देगा, पर विजडम और जजमेंट तो ह्यूमन एलिमेंट ही रहेगा। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपको एआई जनरेटेड रिपोर्ट्स और कम्युनिटी वेरिफाइड डेटा के बीच फर्क करना आना चाहिए। तो आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों दुनियाओं को शेप कर रही है। एक तरफ S-400 जैसा सिस्टम हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, तो दूसरी तरफ विकिपीडिया जैसा कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म एआई के युग में हमारे सच की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। और आज की ये चर्चा एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे एआई और पावरफुल होता जाएगा, इन्फॉर्मेशन तो सबके पास आसानी से उपलब्ध होगी, पर क्या इसका मतलब ये है कि सच यानी ट्रूथ कुछ चुनिंदा ट्रस्टेड सोर्सेज तक ही सीमित रह जाएगा? भविष्य में इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कौन और कैसे वेरीफाई करेगा? द मशीन और द ह्यूमन कम्युनिटी? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर दें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पूरी चर्चा के PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद।